नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो से हम टैली प्राइम का बेसिक से लेके एडवांस कोर्स सिखाने जा रहे हैं। यानी जो इसका बेसिक कोर्स है वो भी सिखाएंगे, जो इसके एडवांस फीचर्स हैं वह भी सिखाएंगे और टैली प्राइम में कुछ ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिस ट्रिक को यूज़ करके आप टैली प्राइम में फास्ट वर्किंग कर सकते हैं और जो आपने काम किया उस काम में गलती ना हो, अगर गलती हो भी गई हो उस गलती को कैसे सही करें वह सभी कुछ हम आपको आज की इस वीडियो टैली प्राइम में सिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना है कि आपसे कुछ छूट ना जाए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टैली प्राइम का पार्ट 1। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम अपने सिस्टम में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का एजुकेशनल वर्जन डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने अपने सिस्टम में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का एजुकेशनल वर्जन डाउनलोड कर रखा है, जो कि एजुकेशनल वर्जन जो होता है एकदम फ्री होता है, जो कि सीखने के लिए टैली प्राइम ने बनाया है। आप भी इस एजुकेशनल वर्जन को अपने सिस्टम में डाउनलोड करके अपने ही घर या ऑफिस में हमारी टैली प्राइम की वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करें। हमें उम्मीद है आप अपने ही घर और ऑफिस में रहकर ही टैली प्राइम में अकाउंटिंग करना स्वयं सीख जाएंगे। बस आपको बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। टैली को अपने सिस्टम में कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करें, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो को देखकर आप टैली को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीख सकते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन करेंगे। टैली प्राइम को ओपन करने के बाद कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद टैली प्राइम सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से ओपन होकर आएगा। सबसे पहले क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, कंपनी लिस्ट। अब हमें अपनी कंपनी क्रिएट करनी है। हमारी जिस भी नाम से कंपनी है उस नाम से हम अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए क्रिएट कंपनी ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्रिएट कंपनी पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यह वह फॉर्म है जिसको फिल करके हम अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का स्टेट, कंपनी का पिन कोड, कंपनी का फ़ोन नंबर, कंपनी का मोबाइल नंबर, कंपनी का फैक्स नंबर, अपनी कंपनी की ईमेल आईडी, कंपनी की वेबसाइट, कंपनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वह सभी हम फिल कर देंगे। जो भी इंफॉर्मेशन हम कंपनी क्रिएट करते समय फिल करेंगे वह सारी इंफॉर्मेशन जब हम सेल इनवॉइस में एंट्री करेंगे और सेल इनवॉइस का प्रिंट पार्टी को देंगे, यही सारी इन्फॉर्मेशन इनवॉइस पर प्रिंट होकर आएगी। यह जो फॉर्म आया है जिसमें कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी की स्टेट, कंपनी का पिन कोड, कंपनी का फ़ोन नंबर, कंपनी का मोबाइल नंबर, कंपनी का फैक्स नंबर, कंपनी की ईमेल आईडी, कंपनी की वेबसाइट आदि की इन्फॉर्मेशन, ये फॉर्म पूरा फॉर्म नहीं है। पूरा फॉर्म यूज़ करने के लिए सारे फीचर, सारे ऑप्शन, सारे कॉलम को यूज़ करने के लिए साइड में कॉन्फ़िगर बटन है जिस पर हम क्लिक कर देंगे या अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12 की को, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। साथियों, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर है। हर कोई इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकता है। इस कॉन्फ़िगर ऑप्शन में हम सभी इंफॉर्मेशन को यस कर देंगे, जैसे प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसको भी यस कर देंगे। यूज़ टैली वॉलेट पासवर्ड, इसको भी यस कर देंगे। यूज़ यूज़र एक्सेस कंट्रोल, इसको भी यस कर देंगे। प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स, इसको भी यस कर देंगे। तो इससे होगा यह है कि सारे के सारे फीचर के कॉलम फॉर्म में आ जाएंगे। तो चलिए अब हम अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी में नेम जो भी हमारी कंपनी का नाम है वह नाम डाल देंगे। जैसे कि मेरी कंपनी का नाम है श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट, वह मैंने इसमें डाल दिया। इसके बाद आते हैं कंपनी के एड्रेस में। जहाँ पर भी हमारी कंपनी है, जहाँ भी उसका एड्रेस है वह एड्रेस हम डाल देंगे। जैसे मेरी कंपनी मवाद में है तो मैंने इसमें मवाद का एड्रेस डाल दिया।
उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। फिर जिससे सारी स्टेट की लिस्ट ओपन हो जाएगी। हमारी कंपनी जिस भी स्टेट में है हम वह स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे, जिसमें इंडिया सेलेक्ट है। जैसे ही हम इंडिया पर कर्सर ले जाएंगे तो हम सभी कंट्री के नाम हमें लिस्ट में शो हो जाएंगे, क्योंकि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर कई कंट्रियों में यूज़ किया जाता है। इसमें हम इंडिया ही रहने देंगे। कंपनी का पिन कोड, जो भी हमारी कंपनी का पिन कोड है वह डाल देंगे। जहाँ पर भी हमारी कंपनी है उस शहर का पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद एंटर कर देंगे। कंपनी का जो भी फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर में वह फ़ोन नंबर डाल के एंटर कर देंगे। फिर कंपनी का मोबाइल नंबर, कंपनी का जो भी मोबाइल नंबर है वह मोबाइल नंबर डालकर एंटर प्रेस कर देंगे। यदि कंपनी का कोई फैक्स नंबर है तो वह फैक्स नंबर डाल देंगे। इसके बाद एंटर की प्रेस कर देंगे। फिर आती कंपनी की ईमेल आईडी। कंपनी की यदि कोई ईमेल आईडी है तो कंपनी की ईमेल आईडी डालने के बाद एंटर प्रेस करके आ जाएंगे वेबसाइट पर। यदि कंपनी की वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल देंगे। हमें यह जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सही डालनी है, क्योंकि इसमें जो हमने इन्फॉर्मेशन ऐड की है वही सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सेल्स इनवॉइस पर प्रिंट होकर आएगी। इसलिए हमें इसमें बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन भरनी है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं करनी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। यह जो ऑप्शन है इसमें हम जो कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं वह किस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्रिएट करने जा रहे हैं उसके बारे में बताना है। मैं जो इसमें कंपनी क्रिएट करने जा रहा हूँ वह फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जो होगा वह 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा, इसलिए इसमें मैंने फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 डाल दिया, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट आती है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है, और ईयर में वह ईयर आता है जिस ईयर के लिए हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। एक मेन बात कि हमने कंपनी क्रिएट 22-23 के लिए की है, तो हमें 2023-24 के लिए क्या अलग कंपनी क्रिएट करनी होगी, या इसमें हम सिर्फ 2022-23 का ही अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं? जी नहीं, हम इसको 2023-24 के लिए भी अपडेट कर लेंगे। वह कैसे, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हुआ चलूँगा। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को ध्यान से समझते हुए चलना है, पूरी वीडियो को देखनी है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। इसके बाद आता है बुक बिगिनिंग फ्रॉम। इसमें भी हम 1 अप्रैल 2022 ही रहने देंगे। मान लें यदि हमने 18 नवंबर 2022 को अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया है, तब हम इस सिचुएशन में हम बुक बिगिनिंग फ्रॉम में 18 नवंबर 2022 डालेंगे। इस तरह की स्थिति में ही हम बुक बिगिनिंग फ्रॉम में डेट चेंज करते हैं, वरना हम इसको 1 अप्रैल ही रहने देंगे। यानी बुक बिगिनिंग फ्रॉम में वह डेट डल जाती है जिस डेट से हम कंपनी में एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। फिर है सेट टैली वॉलेट पासवर्ड टू एनक्रिप्ट कंपनी डाटा, इसको हम नो ही रहने देते हैं। इसके बाद है कंट्रोल यूज़ एक्सेस टू कंपनी डाटा, जो कि कंपनी के सिक्योरिटी बेस के लिए है। इसमें मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर कंपनी को सिक्योर कर देता हूँ। आप भी अपना कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर कंपनी को सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आकर देखेंगे कि नीचे की सारी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक सेट हो गई हैं। फिर भी इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले है बेस करेंसी सिंबल, इसमें जो कि कंट्री के अकॉर्डिंग आता है। इसमें हमारी इंडियन रुपीज़ का सिंबल्स है जो कि यही रहेगा। इसके बाद है फॉर्मल नेम, जो हमारे देश का करेंसी सिंबल है उसका फॉर्मल नेम है INR यानी कि इंडियन रुपीज़, तो इसमें भी हम INR ही रहने देंगे। इसके बाद है सफिक्स सिंबल्स टू अमाउंट, ये नो ही रहेगा, क्योंकि जो अमाउंट है हम सिंबल्स को उसके आगे चाहते हैं, ये अमाउंट के पीछे आते हैं, तो इसको हम नो और यस करके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल्स। क्या हम अमाउंट और सिंबल्स के बीच में एक स्पेस चाहते हैं? हाँ, हमें स्पेस चाहिए। इसे हम यस ही रहने देते हैं ताकि अमाउंट्स जुड़ी भी सी ना लगे, अलग दिखाई दे। इसके बाद आते हैं शो अमाउंट इन मिलियंस, इससे हमारा अमाउंट लाख में शो होगा। यदि हम अमाउंट्स को मिलियन में शो करना चाहते हैं तो हम इसे यस कर देंगे, वरना इसको हम नो ही रहने देंगे। इसके बाद है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी हमारा जो अमाउंट है उसमें हमें दशमलव के बाद कितनी संख्या चाहिए। दशमलव के बाद पैसों में हम 2 ही संख्या रखते हैं। मान लें हमारा बिल हुआ 1024 रुपये 50 पैसे, यानी 1024 रुपये
के बाद जो 50 पैसे हैं उसकी संख्या 2 है, यानी उसकी नंबर ऑफ डेसिमल है 2, इसलिए हम नंबर ऑफ डेसिमल को 2 ही रखते हैं। इसके बाद आते हैं वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद जो पैसे हैं आए हैं उसको आप वर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हम इसको पैसों में ही कराएंगे क्योंकि ये 50 पैसे हैं, इसलिए हम इसे पैसे ही रहने देते हैं। इसके बाद आता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ल्ड। इसमें भी हम 2 ही रखते हैं। इसमें 2 रखने से ये होगा कि हमने जो सफिक्स सिंबल्स टू अमाउंट को 9 रखा था वह हमारे बिल की अमाउंट से पहले रुपीज़ का सिंबल शो होगा और बिल की टोटल अमाउंट बाद में शो होती। अगर हम सफिक्स सिंबल्स टू अमाउंट को यस कर देते तो पहले अमाउंट शो होती और उसके बाद सिंबल शो होता, जो सिंबल शो होता वह लास्ट में शो होता। अब हमें अपनी कंपनी को सेव करना है। सेव करने के लिए एंटर की को प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करते ही लिख कर आएगा एक्सेप्ट, जिसको हमें यस करना है। यस करते ही हमारी कंपनी श्री साई सोशल पॉइंट अब क्रिएट हो गई है। हमारी कंपनी तो क्रिएट हो गई है। यदि हमने कंपनी क्रिएट करते समय कुछ इन्फॉर्मेशन गलत फीड कर दी है या इन्फॉर्मेशन फीड करने से रह गई है तो उसको हम अब कैसे सही करें यह जानते हैं। यदि हमसे कंपनी क्रिएट करते समय कोई इन्फॉर्मेशन फीड करने से या गलत फीड हो गई है तो उसको सुधारने के लिए हम मेन्यू बार में जहां कंपनी लिखा है उस पर क्लिक कर देंगे या अपने कीबोर्ड से एल्ट के साथ के को प्रेस कर देंगे। मैंने अब कंपनी पर क्लिक कर दिया, जिसके बाद एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है। इसमें हमें एल्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। एल्टर पर एंटर करते ही कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन हमने फीड की वह पूरे का पूरा फॉर्म ओपन हो गया है। इसमें हमें जो भी चेंजिंग करनी है वह करने के बाद इस फॉर्म को सेव कर देंगे, जिससे कंपनी में जो भी हमने करेक्शन किया है वह सेव हो जाएगा। इस प्रकार हम कंपनी में कभी भी किसी समय करेक्शन कर सकते हैं। हमने जो करेक्शन किया है वह सेव हुआ या नहीं ये देखने के लिए हम दोबारा कंपनी में जाकर एल्टर में जाकर हमने कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन फीड की थी वह आ जाएगी। यहाँ से देख सकते हैं कि हमने जो चेंजिंग की है वह हुई है या नहीं। इसको देखने के बाद वापस बाहर आने के लिए एस्केप की का यूज़ करके हम वापस आ जाएंगे। यदि हमें एक साथ 2 या उससे अधिक कंपनी को ओपन करना है या दूसरी कंपनी भी हमें ओपन करनी है तो इसके लिए हम दोबारा कंपनी में जाकर सेलेक्ट कंपनी पर क्लिक कर देंगे या अपने कीबोर्ड से एल्ट के साथ F3 की को प्रेस करेंगे। एल्ट के साथ F3 की को प्रेस करने से हमारे सामने कुछ इस तरह से लिस्ट आ जाएगी। इसमें हमें जो भी कंपनी ओपन करनी है एरो की से उस कंपनी पर आकर एंटर करके सेलेक्ट कंपनी को ओपन कर लेंगे या फिर कंपनी ओपन में आकर चेंज ऑप्शन से भी हम कंपनी चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार हम एक साथ 2, 3, 4 जितनी भी चाहे कंपनी को ओपन करके उनमें से किसी एक पर क्लिक करके काम कर सकते हैं। यदि हमें किसी कंपनी को बंद करना है तो इसके लिए हम कंपनी ऑप्शन में आकर शट कंपनी से जिस भी कंपनी को बंद करना है उसको सेलेक्ट करके बंद कर सकते हैं। शट का मतलब होता है खुली हुई कंपनी को बंद करना, यानी कि क्लोज करना। एक मेन बात जो बहुत काम की है, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है और इसको आप ध्यान से देखें, यह बात आपको बार बार काम आएगी, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मैं ये बात आपको बार बार नहीं बताऊंगा। चाहें तो आप इस बात को अपनी नोटबुक में लिख लें ताकि याद रहे। आपकी भलाई के लिए मैं आपको एक एडवाइस देता हूं कि आप अपनी टैली प्राइम के लिए अलग से नोटबुक बना लें, ताकि कोई ऑप्शन जो आपको याद ना रहे तो उस नोटबुक में लिख सकें। यदि कोई ऑप्शन भूल जाएंगे तो आपकी नोटबुक है जिसमें देखकर आप कर सकते हैं। अब समझाते हैं ये मेन बात है क्या। मेन्यू बार में जहां कंपनी लिखा हुआ है, यह कंपनी की इन्फॉर्मेशन का बटन है। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो कंपनी से रिलेटिव सारे फ्यूचर की लिस्ट आ जाती है। इन फ्यूचर को हम माउस से क्लिक करके भी यूज़ कर सकते हैं। हर फ्यूचर के साथ एक वर्ड लिखा हुआ है और उस वर्ड के नीचे एक अंडरलाइन है। इस वर्ड और इसके नीचे अंडरलाइन का क्या मतलब है, चलिए ये जानते हैं। हम किसी फीचर को माउस से यूज़ करना चाहें तो उस पर माउस से क्लिक कर देंगे तो जिससे वह फीचर ओपन हो जाता है। यदि हमें इन फीचर को कीबोर्ड से यूज़ करना है तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें वह वर्ड प्रेस करना होगा जो लिखा हुआ है।
दूसरी बात, यदि किसी वर्ड के नीचे एक अंडरलाइन है तो उस वर्ड को हम अल्टरनेट की के साथ यानी एल्ट की के साथ प्रेस करना होगा। तीसरी बात, यदि किसी वर्ड के नीचे दो अंडरलाइन है तो उस वर्ड को हम कंट्रोल की के साथ प्रेस करेंगे। इस बात को हमें ध्यान में रखना है, यानी बिना किसी अंडरलाइन वाले वर्ड को हमें ऐसा ही प्रेस करना है, एक अंडरलाइन वाले वर्ड को एल्ट की के साथ प्रेस करना है और दो अंडरलाइन वाले वर्ड को कंट्रोल की के साथ प्रेस करना है। हमें ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। जैसा कि मेन्यू बार में कंपनी से पहले के नीचे एक अंडरलाइन है जिसको मैंने एल्ट की के साथ के को प्रेस किया तो हम देख रहे हैं कि कंपनी के और ऑप्शन को यूज़ करने के लिए लिस्ट आ गई है, जिसमें और जो कंपनी से संबंधित ऑप्शन हैं उनके आगे उनकी शॉर्टकट की लिखी हैं। इसको भी हम इसी प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। बस हमें इसी बात को ध्यान में रखना है कि कौन सी की को किस प्रकार से हमें प्रेस करना है। नॉर्मल है तो ऐसे ही प्रेस कर देंगे, एक अंडरलाइन है तो अल्टरनेट की के साथ, दो अंडरलाइन है कंट्रोल की के साथ। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए की को प्रेस करना है। यह बात मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, इसलिए इसे अपनी नोटबुक में लिख लें और जो भी पॉइंट आपको याद ना रहे उन सभी पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिखते चलें। हमने अपनी कंपनी तो क्रिएट कर ली है। हमारी जो कंपनी है वह जीएसटी में रजिस्टर्ड है। कंपनी की जो जीएसटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वह भी हमें टैली में ऐड करनी होती है। जब तक हम जीएसटी से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करेंगे तब तक हम जीएसटी से रिलेटिव कोई भी वर्क टैली में नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें दोबारा कंपनी में जाना होगा और आने के बाद फ्यूचर ऑप्शन को ओपन कर लेंगे जिसकी शॉर्टकट की है F11। F11 प्रेस करने पर हम देख रहे हैं कंपनी फीचर्स के ऑप्शन ओपन हो गए हैं। यदि ऊपर ये जो शो मोर फीचर नो है तो इसको हम यस कर देंगे और शो ऑल फीचर नो है तो इसको भी हम यस कर देंगे, जिससे कि सारे के सारे फीचर शो हो जाएंगे। इसमें हमें जीएसटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो इसके लिए हम टैक्सेशन ऑप्शन में आकर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसमें आकर हम यस कर देंगे। यस करने के बाद एंटर कर देंगे। यस पर एंटर करते ही जीएसटी डिटेल्स की विंडो ओपन हो गई। इसमें मेरी फर्म की जो भी जीएसटी डिटेल्स है वह डाल देता हूँ। सबसे पहले अपनी फर्म का स्टेट कि हमारी जो कंपनी है वह कौन से स्टेट में है वह स्टेट हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरी स्टेट उत्तर प्रदेश है तो इसमें मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें उत्तर प्रदेश ऑलरेडी आ रखा है, अगर नहीं आता तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता है। इसके बाद है रजिस्ट्रेशन टाइप। आपकी जो भी फर्म है वह जीएसटी में जो रजिस्टर्ड है या तो रेगुलर है या कंपोजिशन, जिसमें भी रजिस्टर्ड है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। मेरी जो फर्म है वह रेगुलर में रजिस्टर्ड है इसलिए मैंने रेगुलर सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। इसके बाद है जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम। इसमें जिस डेट से हम कंपनी क्रिएट करते हैं वह डेट डल जाती है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मैं 1 अप्रैल 2022 ही रहने देता हूँ। इसके बाद आते हैं जीएसटी आईएन यूआईएन नंबर। हमारी फर्म जीएसटी में रजिस्टर्ड है। जब जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो हमारे पास जीएसटी आईएन नंबर भी होगा, वह नंबर हम इसमें डाल देंगे। मैंने इसमें अपना जीएसटी आईएन नंबर डालकर जैसे ही एंटर किया तो नीचे वार्निंग में जीएसटी आईएन नंबर इनवैलिड बता रहा है, जो कि सही है। अगर इस तरह की वार्निंग आए तो आप इसको इग्नोर करके एंटर कर देना। इसके बाद है GSTR1, यानी इसमें GSTR1 के बारे में पूछा जा रहा है कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आप अपनी GSTR फाइल मंथली करेंगे या क्वार्टरली। आप अगर मंथली फाइलर हैं तो मंथली सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो क्वार्टरली सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने इसमें मंथली सेट कर लिया। इसके बाद है एडिशनल फीचर, इसको मैंने नो ही रहने दिया क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद आ गए इनवॉइस फीचर पर। इसमें हमें अगर ईबे बिल के बारे में जानकारी देनी है तो इसको यस पर आकर एंटर कर देंगे। ईबे बिल होता क्या है? जब भी हम किसी पार्टी को 50,000 रुपये से ज़्यादा की सेल करते हैं तब हमें ईबे बिल जनरेट करना होता है। इसके बारे में हम यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 ही रहने देंगे। इसके बाद है 1000 लिमिट। इसमें हमें इनवॉइस वैल्यू को ही सेलेक्ट रखना है। 1000 लिमिट में बाई डिफ़ॉल्ट 50,000 आ रहा है, इसको भी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। यदि हमें ईबे बिल से संबंधित और जानकारी रखनी है तो हम एप्लीकेबल फ्रॉम इंटरस्टेट को यस ही रहने देंगे। मैं इसको यस ही रहने देता हूँ, बाकी सभी ऑप्शन को ऐसे ही रहने देंगे। यदि हम ऊपर जो ईबे बिल है इसको नो कर देते तो ईबे बिल की सारी इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाती।
अब इसके बाद एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे या अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल है, जिससे ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए या तो एंटर एंटर करते हैं या कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमने अपनी कंपनी क्रिएट कर ली है और उसमें कंपनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी फीड कर दी है। जीएसटी संबंधी डिटेल्स भी हमने टैली प्राइम में ऐड कर दी। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो ओके, बाय बाय गाइस, आते हैं अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल श्री साई सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में समझाया था कि टैली प्राइम के अंदर कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है। आज के इस टॉपिक में समझाएंगे कि टैली प्राइम के अंदर लेजर को कैसे क्रिएट किया जाता है, कौन कौन से लेजरों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, उन लेजर को कैसे क्रिएट किया जाता है, उन लेजर के बारे में समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास और सीखते हैं लेजर को क्रिएट करना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस टॉपिक में जानेंगे लेज़र के बारे में। हमने अपनी कंपनी तो क्रिएट कर ली है। अब इसके बाद जो हमारा अगला काम क्या होगा, हमारा अगला काम होगा कि हमको लेज़र क्रिएट करने होंगे, क्योंकि हमारे जो सप्लायर हैं जिनसे हम माल परचेज़ कर रहे हैं वे हमें परचेज़ का इनवाइस देंगे, जिसकी हमें एंट्री करनी होगी। जब हम परचेज़ वाउचर में एंट्री करने जाएंगे तो हमें उसका नाम भी लिखना होगा कि किससे हमने माल परचेज़ किया है। वहाँ पर उसका नाम नहीं लिख सकते, वहाँ पर हमें उसका लेज़र क्रिएट करना होगा और लेज़र क्रिएट करते समय उससे रिलेटिव सारी जानकारी हमें उसमें देनी होगी। इसके लिए ही हमें लेज़र क्रिएट करने होंगे। जब भी हम किसी भी वाउचर में एंट्री करने जाएंगे वहाँ पर हम नाम नहीं लिख सकते, हमें हर किसी के लेज़र क्रिएट करने होंगे। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। जो कॉमन लेज़र हैं उनको हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो चलिए समझते हैं लेज़र को क्रिएट करना। जब हमें लेज़र क्रिएट करना हो तो गेटवे ऑफ टैली जो मेन मेन्यू है, इसमें हमें मास्टर के अंदर क्रिएट में आना होगा। क्रिएट पर आकर जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते क्रिएशन में आ जाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे लेज़र में, क्योंकि हमें लेज़र क्रिएट करना है। तो हमने लेज़र को सेलेक्ट कर लिया। लेज़र को सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते ही हम लेज़र क्रिएशन में आ गए। अब इसमें हमें लेज़र क्रिएट करना है। तो कुछ कॉमन लेज़र हैं जो हमारे काम आएंगे, उनको हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। बाकी ये कुछ लेज़र की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वह हम वाउचर एंट्री करते समय ही उनको क्रिएट कर लेंगे। राज कंप्यूटर हमारे एक सप्लायर हैं जिनसे हमने सामान परचेज़ किया है। इनका लेज़र क्रिएट करते हैं। नाम में टाइप कर देंगे राज कंप्यूटर। राज कंप्यूटर टाइप करने के बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। हमें ग्रुप ज़रूर देना होगा। देखो, जैसा ही हम अंडर के सामने कर्सर लेकर आते हैं, ग्रुप की लिस्ट शो हो गई है। लिस्ट में से ही हमें ग्रुप को सिलेक्ट करना है। क्रिएट करने जा रहा हूँ, ये जाएगा सेकेंडरी क्रिएटर्स ग्रुप में, इसलिए इसमें मैं सेकेंडरी क्रिएटर्स ग्रुप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ग्रुप को सेलेक्ट करने के बाद एंटर करके नीचे आ गए। इसके बाद है मेंटेन बिल बाय बिल। मैं इसको नो ही रहने देता हूँ। मेंटेन बिल बाय बिल को यस करने से क्या होगा यह मैं आपको आगे बताऊँगा। फिलहाल मैं इसको नो ही रहने देता हूँ। फिर आते हैं इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड। इसको तो हमें नो ही रखना है। इसके बाद एंटर प्रेस करके एड्रेस के कॉलम में आ जाएंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करके मैं आ गया एड्रेस के कॉलम में। हम जिनका भी लेज़र क्रिएट करने जा रहे हैं उनका एड्रेस हमें यहाँ डालना होगा। राज कंप्यूटर का जो भी एड्रेस है वह मैं इसमें डाल देता हूँ। एड्रेस डालने के बाद एंटर प्रेस करके फिर एक बार और एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद हमारा कर्सर आ गया स्टेट में, और जैसे ही स्टेट में हमारा कर्सर आया तो लिस्ट ऑफ स्टेट यहाँ पर ओपन हो गई। इसमें हमें बहुत ध्यान से काम करना है। स्टडी कॉलम में हमें बहुत ध्यान से काम करना है। यानी जो राज कंप्यूटर का लेज़र क्रिएट करने जा रहे हैं, इसकी जो फर्म है, यानी ये सप्लायर कहाँ का है, इसकी स्टेट क्या है, राज कंप्यूटर कौन सी स्टेट की फर्म है। राज कंप्यूटर मुरादाबाद में है और मुरादाबाद जो है उत्तर प्रदेश में आता है, इसलिए इसमें मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया।
स्टेट हमें ध्यान रखनी है। अगर राज कंप्यूटर का एड्रेस देहरादून का होता तो स्टेट में मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करता, क्योंकि स्टेट के आधार पर ही SGST, CGST और IGST टैक्स कैलकुलेट होगा। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी के साथ ये बात ध्यान रखनी है कि जो लेजर हम क्रिएट करने जा रहे हैं, यानी जिस भी पार्टी का लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं, उसकी स्टेट क्या है वह आपको ध्यान से देखकर डालनी है। स्टेट में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, क्योंकि स्टेट के आधार पर ही हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है। अब आते हैं कंट्री में। कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट हमारी इंडिया सेलेक्ट है, इसको मैं ऐसे ही लेता हूँ। अब एंटर करके आगे पिन कोड में, पिन कोड के कॉलम में पार्टी की जिसका हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं उसकी सिटी का जो भी पिन कोड है वह डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद एंटर की प्रेस करके मोबाइल नंबर के कॉलम में पार्टी का जो भी मोबाइल नंबर है वह डाल देता हूँ। जैसे राज कंप्यूटर का जो भी मोबाइल नंबर है वो उसमें डाल दिया मैंने। इसके बाद आ गए प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसको यस करके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को हम फिल कर देंगे। इसमें राज कंप्यूटर के कॉन्टैक्ट पर्सन जो भी हैं उसका नाम डाल देता हूँ। यदि हमें राज कंप्यूटर की फर्म के मालिक से बात करनी है तो हम किससे बात करेंगे, ये तो हम पता ही नहीं। इसलिए हम राज कंप्यूटर की फर्म के मालिक का नाम डालकर एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे कि मैंने इसमें राज कंप्यूटर के मालिक का नाम सिंटू चौहान है, तो सिंटू चौहान नाम डालकर एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद इनका फ़ोन नंबर, अगर हमें इनसे पर्सनली बात करनी है तो किस नंबर बात करेंगे, तो उसमें मैंने राज कंप्यूटर के जो ऑनर्स हैं सिंटू चौहान, उनका मोबाइल नंबर डाल दिया। इनका मोबाइल नंबर डालने के बाद यदि इनके पास फैक्स है तो फैक्स नंबर डाल देंगे। इनकी जो भी ईमेल आईडी है वह ईमेल आईडी डाल देंगे, और जो भी इन्फॉर्मेशन हमें भरनी है वो इन्फॉर्मेशन फिल करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद आए पैन नंबर के कॉलम में राज कंप्यूटर का जो भी पैन नंबर है वह डाल देंगे। उसके बाद एंटर करके आते रजिस्ट्रेशन टाइप में। रजिस्ट्रेशन टाइप में आने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन टाइप के बारे में भी समझना है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि आप जो लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसका भी लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं, उसका GST रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है। इसमें 4 रजिस्ट्रेशन टाइप शो हो रहे हैं: कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड। इसका मतलब क्या है ये भी बात जान लेते हैं। इसमें रेगुलर और कंपोजिशन ये दोनों ही GST में रजिस्टर्ड होते हैं। हम जिनका लेज़र क्रिएट करने जा रहे हैं वह यदि रेगुलर है तो इसमें हम रेगुलर, और यदि इन्होंने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रखा है तो इसमें हम कंपोजिशन कर देंगे। देखिए जैसे ही कंपोजिशन को सेलेक्ट करता हूँ तो GSTIN पर आकर हमारा कर्सर आकर रुक गया। जैसे ही मैं कंपोजिशन को सेलेक्ट करता हूँ और GSTIN पर हमारा कर्सर आकर रुक गया, यानी ये जो राज कंप्यूटर हैं इन्होंने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किए हुए हैं, तब भी इनके पास GSTIN नंबर होगा, इसलिए कर्सर रुका हुआ है। इसी तरीके से यदि हम रेगुलर करते हैं तो रेगुलर करने के बाद भी एंटर प्रेस करते ही हमारा कर्सर GSTIN पर रुक जाएगा, यानी ये भी GST में रजिस्टर्ड हैं और इनके पास भी GSTIN नंबर होगा। यदि हम इसमें कंज्यूमर करें और जैसे ही मैंने कंज्यूमर को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो हम देख रहे हैं GSTIN पर हमारा कर्सर नहीं रुका और ना ही GSTIN नंबर का कॉलम शो हो रहा। कंज्यूमर का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे क्या करेगा, सिर्फ माल लेगा और लेकर चला जाएगा। हम ये जो लेजर क्रिएट कर रहे हैं, हम इस पार्टी से माल खरीद रहे हैं और हम कंज्यूमर से तो माल खरीदेंगे नहीं, क्यों, कंज्यूमर पर माल कहाँ से आया। कंज्यूमर का मतलब होता है ग्राहक। जब मैं सैनिटाइजर्स का लेजर बनाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कंज्यूमर के बारे में। अब जानते हैं अनरजिस्टर्ड का मतलब। अनरजिस्टर्ड का मतलब क्या है, हम जिनसे माल खरीद रहे हैं क्या वह अनरजिस्टर्ड है, यानी वह छोटा दुकानदार है जिसने GST में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है। जैसे ही मैं अनरजिस्टर्ड को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करूँगा तब भी GSTIN का ऑप्शन नहीं आएगा। हमारे जो राज कंप्यूटर हैं वह GST में रेगुलर में रजिस्टर्ड हैं, इसलिए मैंने रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर कर दिया। रजिस्ट्रेशन टाइप करते ही GSTIN में कर्सर आकर रुक गया। इसमें मैं राज कंप्यूटर का GST में डाल देता हूँ। जो भी राज कंप्यूटर का GST नंबर है वह मैंने इसमें डाल रहा हूँ। साथियों, ये जो GSTIN होता है यह पेन बेस्ड होता है। GSTIN में सबसे पहले जो 2 अंक आए हैं वह स्टेट कोड है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कोड है 09, इसलिए सबसे पहले मैंने 09 ही डाला। उसके बाद मैंने 10 नंबर का राज कंप्यूटर के ऑनर जो हैं उनका पैन कार्ड नंबर डाल दिया, क्योंकि पैन कार्ड नंबर बेस पर ही GST अप्लाई होती है। लास्ट की 3 डिजिट डिपार्टमेंटल होती हैं। इसी प्रकार 15 डिजिट का GST नंबर होता है जो मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं
अब मैं इस लेजर को सेव करता हूँ। एंटर करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इस प्रकार मेरे सैंडी डेटर्स का लेजर क्रिएट कर लिया जो कि अपनी स्टेट का है। चलो एक दूसरी स्टेट की पार्टी का भी लेजर क्रिएट करना सीख लेते हैं और एक बाहर की स्टेट की पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं। नेम मैंने डाल दिया कमल ट्रेडर्स। कमल ट्रेडर्स डालने के बाद आगे ग्रुप में ये भी सैंडी ट्रेडर्स ग्रुप में ही रहेगा। इसके बाद इनका एड्रेस जो भी कमल ट्रेडर्स का एड्रेस है मैं डाल देता हूँ। कमल ट्रेडर्स दिल्ली के हैं तो इसलिए मैंने इसमें दिल्ली का एड्रेस डाल दिया। दिल्ली के एड्रेस टाइप करने के बाद अब जो कर्सर स्टेट में आया है इसमें मैं कर दूंगा दिल्ली, क्योंकि ये दिल्ली के हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप किसी भी पार्टी का लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं, उस पार्टी की जो भी स्टेट है, उस पार्टी की जो भी स्टेट हो वह स्टेट डालनी है, स्टेट में गलती ना हो। और जो भी इस फर्म से संबंधित जानकारी है वह सभी जानकारी उसको मैं इसमें फिल कर देता हूँ। जैसे कि पार्टी रेगुलर में रजिस्टर्ड है तो रेगुलर कर दिया। अब इसका जीएसटी नंबर, जो भी जीएसटी नंबर है मैं डाल देता हूँ। एक्सेप्ट करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने क्या किया, एक अपनी स्टेट का सप्लायर का लेज़र क्रिएट कर लिया और एक अपनी स्टेट के बाहर के सप्लायर का लेज़र क्रिएट कर लिया। यानी राज कंप्यूटर को उत्तर प्रदेश की फ़र्म है और जो कमल ट्रेडर्स है वह दिल्ली की फ़र्म है और हमारी जो कंपनी है वह भी उत्तर प्रदेश में है। यानी एक हमारे स्टेट का लेज़र बन गया, एक हमारे स्टेट से बाहर का हो गया है। और जो राज कंप्यूटर का लेज़र क्रिएट किया है वह भी उत्तर प्रदेश का है और एक मैंने जो बना लिया अपनी स्टेट से बाहर का कमल ट्रेडर्स, यानी अपनी स्टेट से बाहर का, यानी दिल्ली स्टेट का, जिनको मैंने सेव कर दिया है। साथियों, इस तरह से आपको क्या करना है, जितने भी सप्लायर हैं उन सभी सप्लायर को लेज़र इसी प्रकार से आपको क्रिएट करने होंगे। सप्लायर के लेज़र तो हमने क्रिएट कर लिए। अब आते हैं वायर की तरफ, जिनको हम माल बेचेंगे, क्योंकि हम माल खरीदा है तो माल बेचना भी होगा। जब बायर का लेज़र क्रिएट करेंगे, जिसको भी माल सेल करने जा रहे हैं, यानी क्रेडिट सेल करने जा रहे हैं, जिसको भी सेल करने जा रहे हैं उसका भी लेज़र हमें क्रिएट करना होगा। अब उसको कैसे क्रिएट करेंगे चलिए भी सीखते हैं। पार्टी में डाल दिया मैंने वायर का नाम, जैसे कि वायर का नाम हमारे काव्या स्टोर, मैंने काव्या स्टोर टाइप कर दिया। काव्या स्टोर टाइप करने के बाद आगे ग्रुप में इसको हम सैंडी डेटर्स ग्रुप में रखेंगे। काव्या स्टोर को मैं सैंडी डेटर्स ग्रुप में रखता हूँ और जिस तरह से मैंने पहले लेज़र क्रिएट किए थे उसी प्रकार से मैं इसे भी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन डालकर सेव कर देता हूँ। ये जो काव्या स्टोर वाले हैं ये मुरादाबाद के हैं, इसलिए इनका मुरादाबाद का एड्रेस डाल दिया। सिटी मुरादाबाद डाल दिया। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में आता है तो इसलिए उस स्टेट में मैंने उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लिया। अब आगे रेस्टोरेंट टाइप में जब हम बायर के लिए यानी सैनिटाइजर्स के लिए लेज़र क्रिएट करते हैं तो हमारे सामने 4 ऑप्शन आएंगे, क्योंकि जिसको हम माल सेल करने जा रहे हैं वह रेगुलर में रजिस्टर्ड भी हो सकता है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है। यानी हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, सामान लेता है और उसको लेकर चला जाता है, तब वह कंज्यूमर हुआ। हम कंज्यूमर को भी सेल कर सकते हैं, हम अनरजिस्टर्ड को भी सेल कर सकते हैं। अनरजिस्टर्ड यानी छोटे छोटे दुकानदार जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वह हमसे माल लेने आएंगे तो उनको हम लेज़र क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम उनको उधार माल दे रहे हैं। मान लीजिए काव्या स्टोर हैं, अनरजिस्टर्ड होते, ये छोटे दुकानदार होते, इनका टर्नओवर पूरे फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख रुपए से कम है, तो ज़रूरी नहीं था इनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना। तो मान लीजिए इन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो यह अनरजिस्टर्ड की श्रेणी में आते। यानी अनरजिस्टर्ड में छोटे छोटे दुकानदार जो कि माल आपसे ले जाएंगे और उसको आगे बेचेंगे, तो वह अनरजिस्टर्ड की श्रेणी में आएंगे। यानी अनरजिस्टर्ड में छोटे छोटे दुकानदार आते हैं जो कि आपसे माल ले जाएंगे और उसको आगे बेच देंगे, तो वह सब अनरजिस्टर्ड की श्रेणी में आएंगे। बस आपको यही बात ध्यान रखनी है, जब आप जिसका भी लेज़र क्रिएट करने जा रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या रखना है, बस इस बात को ध्यान रखना है। ये बात समझ गए होंगे कि रेगुलर कौन है, कंपोजिशन कौन है, कंज्यूमर कौन है और अनरजिस्टर्ड कौन है। काव्या स्टोर रेगुलर हैं, इनको मैंने रेगुलर सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि रेगुलर रजिस्टर्ड हैं तो इनके पास जीएसटी नंबर भी होगा। जो भी इनका जीएसटी नंबर है वह मैं डाल देता हूँ। जीएसटी नंबर डालकर जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, नीचे वार्निंग आ गई, इसको हम इग्नोर करके एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। ये लेजर मैंने अपनी स्टेट का बनाया है। चलो एक और दूसरा लेजर बना लेता हूँ किसी दूसरी स्टेट का, यानी अपनी स्टेट से बाहर का।
एक फर्म है आकाश ट्रेडर जो कि दूसरे स्टेट की है। चलो इसका रिजल्ट क्रिएट करते हैं। नाम में टाइप कर देता हूँ आकाश ट्रेडर्स। ग्रुप में वही सैंडी डेटर्स ही रहेगा क्योंकि हम इसको माल बेच रहे हैं। जिसको हम माल बेचते हैं उसका ग्रुप सैंडी डेटर्स होता है। आकाश ट्रेडर्स का जो एड्रेस है वह लुधियाना का एड्रेस है। इनका मैं लुधियाना का एड्रेस इसमें टाइप कर देता हूँ। एड्रेस डालने के बाद आते हैं स्टेट में। लुधियाना आता है पंजाब में, लुधियाना पंजाब स्टेट में आता है, तो इनकी स्टेट हुई पंजाब। स्टेट में मैं पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्टेट में आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इसी से आगे सही और गलत का इफेक्ट पड़ेगा। स्टेट में पंजाब सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करके आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन टाइप में। आकाश ट्रेडर्स जीएसटी में रेगुलर में रजिस्टर्ड है, इसको रेगुलर सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आकाश ट्रेडर का जो भी जीएसटी नंबर है वह मैं इसमें डाल देता हूँ। साथियों, आपके जो भी बायर हैं, जो भी सप्लायर हैं, उनका आप इसी तरह से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, 2 सप्लायर और 2 वायर के लेजर क्रिएट कर लिए, जिसमें एक सप्लायर अपनी स्टेट का, एक वायर अपनी स्टेट का रखा, एक सप्लायर दूसरी स्टेट का और एक वायर अपनी स्टेट से बाहर का रखा, जिससे कि आगे प्रैक्टिस करने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसके साथ साथ हम कैपिटल अकाउंट का भी लेजर क्रिएट करना होगा। हमने जो श्री साईं सोल्यूशन पॉइंट कंपनी खोली है, यह बिना पैसों के चलने वाली तो है नहीं। इसके लिए पैसों की जरूरत होगी, इसमें पैसे भी इन्वेस्ट किए जाएंगे। श्री साईं सोल्यूशन पॉइंट कंपनी के ऑनर हैं, जो भी ऑनर हैं वह इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो इसकी एंट्री करने से पहले यहाँ पर हमें कैपिटल अकाउंट के ऑनर के नाम से भी एक अकाउंट यानी कि लेजर क्रिएट करना होगा। तो चलिए मैं कैपिटल अकाउंट का भी लेजर क्रिएट करता हूँ। तो मैंने नाम में टाइप कर दिया, जो भी कैपिटल अकाउंट्स हैं उनका नाम टाइप करता हूँ। जैसे कि श्री साईं सोल्यूशन पॉइंट की ऑनर है बिंदु बंसल, तो इसलिए नाम में मैंने बिंदु बंसल नाम टाइप कर दिया। नाम टाइप करने के बाद जैसे मैं एंटर प्रेस किया तो आए ग्रुप में। इसका ग्रुप क्या होगा, इसका ग्रुप होगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कंपनी के मालिक का खाता है, ऑनर का खाता है, जो कैपिटल अकाउंट की श्रेणी में आता है। अब इसमें बिंदु बंसल की जानकारी फिल कर देंगे। कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट करने के बाद अब नीचे फॉर्म में बिंदु बंसल की जानकारी को फिल कर देंगे। जानकारी फिल करने के बाद एंटर प्रेस करके या कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करने के बाद इस लेजर को भी सेव कर लेंगे। अब हमें एक ड्राइंग अकाउंट्स का लेजर भी क्रिएट करना होगा क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब ये ड्राइंग अकाउंट होता क्या है, ड्राइंग का मतलब जो कंपनी के ओनर हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, बाद में कभी भी उनको पैसों की ज़रूरत होती है और वह कंपनी में से रुपए निकालते हैं, तो इसके लिए ड्राइंग के लेजर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ड्राइंग का लेजर बना लिया जाए और ड्राइंग का लेजर भी कैपिटल अकाउंट के अंडर में आएगा। कुछ कॉमन लेजर हैं जो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, किस तरह से आपको बनाने हैं। जब भी आपको लेजर क्रिएट करना होगा इसी जगह पर आना होगा, चाहे किसी का भी लेजर क्रिएट कीजिए। अब यहाँ पर साथियों क्या करेंगे, हमारी जो फर्म है वह ट्रेडिंग फर्म है, तो हम क्या करेंगे, सामान को परचेज़ भी करेंगे और सेल भी करेंगे। परचेज़ करने के लिए जब हम परचेज़ वाउचर में परचेज़ की एंट्री करेंगे तो वहाँ हमें परचेज़ के लेजर की भी ज़रूरत होगी। परचेज़ के लेजर कैसे क्रिएट करने हैं वह मैं आपको बता देता हूँ। परचेज़ का एक ही मतलब होता है माल खरीदना, मगर अकाउंटिंग में परचेज़ की एंट्री कई तरह से कर सकते हैं, जिसमें 4 तरह की लेजर मुख्य हैं। नंबर 1 परचेज़ एग्जैम्प्ट, नंबर 2 परचेज़ जीएसटी, नंबर 3 परचेज़ इंटरेस्टेड एग्जैम्प्ट, नंबर 4 परचेज़ आईजीएसटी। परचेज़ एग्जैम्प्ट, परचेज़ जीएसटी, परचेज़ इंटरेस्टेड एग्जैम्प्ट और परचेज़ आईजीएसटी होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है वह है परचेज़ एग्जैम्प्ट। ये कैसी परचेज़ है, परचेज़ एग्जैम्प्ट के लेजर में उन सभी आइटम की एंट्री करते हैं जो आइटम हमने अपने ही स्टेट से के किसी भी सप्लायर से लिए हों और उस आइटम पर कोई भी टैक्स ना हो, यानी टैक्स फ्री हो, उसकी एंट्री हम परचेज़ एग्जैम्प्ट के लेजर में करते हैं। फिर आता है परचेज़ जीएसटी। परचेज़ जीएसटी के लेजर में उन सभी आइटम्स की एंट्री करते हैं जो आइटम हमने अपने ही स्टेट के किसी भी सप्लायर से लिए हो और उस आइटम पर कुछ भी टैक्स लगता हो, यानी 5, 12, 18, 28 इसमें से किसी भी कैटेगरी का टैक्स लगता हो, उसकी एंट्री परचेज़ जीएसटी के लेजर में करते हैं। फिर है परचेज़ आईजीएसटी। परचेज़ आईजीएसटी के लेजर में उन सभी आइटम्स की एंट्री करते हैं जो आइटम हमने अपने स्टेट के किसी भी सप्लायर से ना लेकर
यानी अपने स्टेट के किसी सप्लायर से ना लेकर किसी दूसरे स्टेट के किसी भी सप्लायर से लिया हो, उस आइटम पर कुछ भी टैक्स लगता हो, 5, 12, 18, 28 में से कोई भी किसी भी कैटेगरी टैक्स लगता हो, उसकी एंट्री हम परचेज IGST के लेजर में करते हैं। इसके बाद है परचेज इंटरेस्टेड एग्जैम्प्ट। परचेज इंटरेस्टेड एग्जैम्प्ट के लेजर में उन सभी आइटम्स की एंट्री करते हैं जो आइटम हमने अपने स्टेट से ना लेकर, अपने स्टेट के किसी सप्लायर से ना लेकर किसी दूसरे स्टेट के सप्लायर से लिया है, उस आइटम पर कोई टैक्स ना हो यानी टैक्स फ्री हो, तो उस आइटम की एंट्री हम परचेज इंटरेस्टेड एग्जैम्प्ट के लेजर में करेंगे। इस तरह से अलग लेजर में एंट्री करने से क्या होगा, हम एक परचेज का लेजर बनाकर भी उसमें एंट्री कर सकते थे। फिर परचेज के अलग अलग लेजर बनाने की क्यों ज़रूरत, क्यों बनाई हमने ये, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि हम अलग अलग लेजर में एंट्री क्यों कर रहे हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं परचेज एग्जैम्प्ट का लेजर। नाम में डाल देंगे परचेज एग्जैम्प्ट। परचेज एग्जैम्प्ट डालने के बाद आ गए हम अंडर ग्रुप में। हमारा लेजर परचेज का है तो उसका अंडर ग्रुप भी परचेज अकाउंट ही रहेगा। परचेज से कोई सा भी लेजर क्रिएट करें आप साथियों, परचेज एग्जाम, परचेज GST, परचेज इंटरेस्टेड एग्जाम, परचेज से किसी प्रकार का कोई भी लेजर क्रिएट करो, उसका अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट ही रहेगा। परचेज अकाउंट रखने के बाद आगे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको हमें यह रखना है। साथियों जब भी आप परचेज का लेजर क्रिएट बनाएंगे उसमें अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट ही रखना है और इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड को यस ही रखना है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी मेंटेन करना चाहता हूँ। क्वांटिटी जब भी मेंटेन होगी जब इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड को आप यस रखेंगे, इसलिए इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड को हमें यस ही रखना है। साथियों ये बात आपको ध्यान में रखनी है और चाहें तो इस बात को अपनी नोटबुक में भी लिख लो। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड को यस करने के बाद एंटर प्रेस किया। इसके बाद आए हम टाइप्स ऑफ लेजर में, इसको मुझे नॉट एप्लीकेबल ही रखना है। इसके बाद एंटर प्रेस करके आ गए हम स्टेटरी डिटेल्स में। जब आप परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे तब स्टेटरी डिटेल्स में आपको यहाँ पर इस GST एप्लीकेबल को तो एप्लीकेबल ही रखना है, क्योंकि हम जो परचेज करेंगे और जो प्रोडक्ट सेल करेंगे उन पर GST एप्लीकेबल होगा, इसलिए इस GST एप्लीकेबल को तो एप्लीकेबल रखना ही पड़ेगा। इसलिए हमको भी यहाँ पर एप्लीकेबल करना होगा। परचेज का लेजर क्रिएट करते समय आपको क्या करना है, इन्वेंट्री वैल्यू आर फैक्टर को यस रखना है, क्वांटिटी मेंटेन करनी है तो, और इस GST एप्लीकेबल को भी एप्लीकेबल रखना है। इसके बाद एंटर प्रेस करके आ गए हम सेट एल्टर GST डिटेल, इसको आपको नो ही रहने देना है, इसमें कुछ नहीं करना, इसको नो ही रहने देना है। इसको यस करके अंदर नहीं जाना, इसमें कोई सेटिंग नहीं करनी है, इसको सिर्फ आपको नो ही रखना है। इसके बाद एंटर प्रेस करके आ जाएंगे टाइप्स ऑफ सप्लाई में। इसमें हमें गुड्स रखना है कि जो हम परचेज कर रहे हैं वह हमारा माल है, इसलिए इसको हमें गुड्स ही रखना है। टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स करके परचेज एग्जाम्प्ट के इस लेजर को एंटर करके एक्सेप्ट करके मैंने कर दिया सेव। अब हमारा परचेज एग्जाम्प्ट का लेजर भी क्रिएट हो गया। इसी प्रकार अब हम परचेज GST का लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। नेम में टाइप करता हूँ परचेज GST। परचेज GST नाम टाइप करने के बाद अंडर ग्रुप हमारा परचेज अकाउंट ही रहेगा, इसलिए इसमें मैंने परचेज अकाउंट सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। एंटर करके अब हम आ जाएंगे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, मैंने पहले बताया था इसको यस रखना है, इसको यस करके फिर हमने एंटर कर दिया। फिर था टाइप्स ऑफ लेजर, इसको नॉट एप्लीकेबल करना है, इसको नॉट एप्लीकेबल करने के बाद फिर मैंने एंटर कर दिया। अब एंटर प्रेस करने के बाद आ गए हम इस GST एप्लीकेबल, इस GST एप्लीकेबल को भी एप्लीकेबल रहने देंगे। और इसके बाद सेट एल्टर GST डिटेल्स, इसको तो हमें नो ही रखना है, पहले बताया था इसको नो रखना है, कहीं भी ये ऑप्शन आए। और इसके बाद सेट एल्टर GST डिटेल, इसको नो ही रखना है। इसके बाद आ जाएंगे टाइप्स ऑफ सप्लाई में, इसमें गुड्स आ गया। गुड्स करने के बाद परचेज GST के लेजर को भी हम एंटर करके एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। हमारा परचेज GST का लेजर भी क्रिएट हो गया। इसी प्रकार हम तीसरा परचेज इंटर स्टेट एग्जाम का लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। नेम में टाइप कर दिया मैंने परचेज इंटर स्टेट एग्जाम। परचेज इंटर स्टेट एग्जाम टाइप करने के बाद
एंटर प्रेस करके आ गए हम अंडर ग्रुप में। बताइए अंडर ग्रुप इसका परचेज अकाउंट से आना है, तो इसमें परचेज अकाउंट सेलेक्ट करके नीचे आ जाएंगे। फिर आगे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यस को यस कर दिया। यस करने के बाद एंटर करके आ गए हम टाइप्स ऑफ लीजर में, इसको नॉट एप्लीकेबल कर दिया। नॉट एप्लीकेबल करने के बाद प्रेस करके इस जीएसटी एप्लीकेबल इसको एप्लीकेबल कर दिया, और इसके बाद सेट एल्टर जीएसटी इसको नो ही रहने दिया। फिर टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स है तो गुड्स रहने दिया। इस प्रकार परचेज इंटरेस्टेड एग्जाम का भी लीजर क्रिएट हो गया। इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट करके इसको भी हमने सेव कर लिया। हमारे परचेज इंटरेस्टेड एग्जाम का भी लीजर क्रिएट हो गया है। अब चौथा और आखिरी परचेज आईजीएसटी का भी लीजर क्रिएट कर लेते हैं। नेम में टाइप करता हूँ परचेज आईजीएसटी। परचेज आईजीएसटी टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करके आ गए हम अंडर ग्रुप में। परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। परचेज अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद एंटर करके आ गए इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस करने के बाद एंटर प्रेस कर दिया। फिर टाइप्स ऑफ लीजर नॉट एप्लीकेबल, एंटर प्रेस करके इस जीएसटी एप्लीकेबल तो इसको भी एप्लीकेबल कर दिया। और इसके बाद सेट एल्टर जीएसटी इसको नो ही रहने दिया। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स है, गुड्स रहने दिया। इस प्रकार हमारा परचेज आईजीएसटी का लीजर भी क्रिएट हो गया। इसको भी अब एंटर करके एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। हमारा परचेज आईजीएसटी का लीजर भी क्रिएट हो गया है। अब हमें सेल्स लीजर भी क्रिएट करने होंगे, क्योंकि हम प्रोडक्ट को सेल भी करेंगे। सेल करने के लिए जब हम सेल बाउटर में जाएंगे और सेल की एंट्री करेंगे तो वहाँ हमें सेल्स के लीजर की ज़रूरत होगी, इसलिए हम सेल्स का भी लीजर क्रिएट करना होगा। सेल्स के लीजर को कैसे क्रिएट करना है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। सेल का मतलब होता है माल बेचना, यानी किसी को माल बेचना उसको हम सेल कहते हैं। मगर अकाउंटिंग में सेल की एंट्री में परचेज की तरह कई प्रकार से लीजर क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें 4 तरह के सेल के लीजर मुख्य हैं, जैसे सेल्स एग्जाम्प्ट, सेल्स जीएसटी, सेल्स इंटरेस्टेड एग्जाम्प्ट, सेल्स आईजीएसटी, सेल्स एग्जाम्प्टेड, सेल्स जीएसटी, सेल्स इंटरेस्टेड एग्जाम्प्ट और सेल्स आईजीएसटी। होता क्या है, ये बिल्कुल परचेज का उल्टा है। इसमें भी सबसे पहले जो है वह है सेल्स एग्जाम्प्ट। परचेज एग्जाम्प्ट की तरह सेल्स एग्जाम्प्ट के भी लीजर में उन सभी आइटम की एंट्री करते हैं जो आइटम हमने अपने ही स्टेट के किसी भी बायर्स को बेचा हो, उस आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता हो, यानी टैक्स फ्री हो, उसकी एंट्री हम सेल्स एग्जाम्प्ट के लीजर में करते हैं। परचेज जीएसटी की तरह है सेल्स जीएसटी। सेल्स जीएसटी के लीजर में उन सभी आइटम्स की एंट्री करते हैं जो आइटम हमने अपने ही स्टेट के किसी बायर्स को बेचा हो और उस आइटम पर कुछ भी टैक्स लगता हो, यानी 5, 12, 18, 28 इसमें से किसी भी कैटेगरी का टैक्स लगता हो, तो उसकी एंट्री हम सेल्स जीएसटी के लीजर में करेंगे। फिर आता है सेल्स आईजीएसटी। सेल्स आईजीएसटी के लीजर में उन सभी आइटम्स की एंट्री करते हैं जो आइटम हमने अपनी स्टेट के बायर्स को न देकर अपने स्टेट्स के अलावा किसी दूसरे स्टेट्स के बायर्स को बेचा हो और आइटम पर कुछ भी टैक्स लगता हो, यानी 5, 12, 18, 28 इसमें से किसी भी कैटेगरी का टैक्स लगता हो, तो उसकी एंट्री हम सेल्स आईजीएसटी के लीजर में करेंगे। इसके बाद है सेल्स इंटरेस्टेड एग्जाम्प्ट। सेल्स इंटरेस्टेड एग्जाम्प्ट के लीजर में उन सभी आइटम की एंट्री करेंगे जो आइटम हमने अपने स्टेट के बायर्स को न बेचकर किसी दूसरे स्टेट्स के किसी भी बायर्स को बेचा हो और उस आइटम पर कोई भी टैक्स ना लगता हो, यानी टैक्स फ्री हो, तो उसकी एंट्री हम सेल्स इंटरेस्टेड एग्जाम्प्ट के लीजर में करेंगे। इस तरह अलग अलग लीजर में एंट्री करने से क्या होगा, हम एक सेल्स का लीजर बनाकर भी उसमें एंट्री कर सकते हैं। फिर सेल्स के अलग अलग लीजर क्यों, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस वीडियो को जरूर देखें, जिसको देखकर आपके सारे के सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब सबसे पहले क्रिएट करते हैं सेल्स एग्जाम्प्ट का लेजर। नेम में टाइप करते हैं सेल्स एग्जाम्प्ट। सेल्स एग्जाम्प्ट टाइप करने के बाद अब आया अंडर में आएगा सेल्स अकाउंट, यानी इसको हमें सेल्स अकाउंट्स के अंडर में रखना है। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस रखना है। साथियों, जब भी आप सेल्स का कोई सा भी लीजर बनाएं उसमें अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट ही रखना है और इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड इसको यस रखना है। फिर आगे टाइप्स ऑफ लीजर में इसको नॉट एप्लीकेबल रखना है। एंटर प्रेस करके आगे स्टेटरी डिटेल्स में इस जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल रखना है। इसके बाद एंटर प्रेस करके आ जाएंगे हम टाइप्स ऑफ सप्लाई में, इसको गुड्स रखना है। टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स करके
सेल्स एग्जाम्प्ट के इस लेजर को भी हम एंटर करके एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। हमारा सेल्स एग्जाम्प्ट का लेजर क्रिएट हो गया। अब इसी प्रकार हम सेल्स जीएसटी का लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। नेम में टाइप कर दिया मैंने सेल्स जीएसटी। सेल्स जीएसटी टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करके आ गया मैं अंडर ग्रुप में। अंडर ग्रुप में सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करके आ गए हम इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस करना है। इसको यस करके एंटर प्रेस करके आ गए टाइप्स ऑफ लेजर, इसको नॉट एप्लीकेबल, एंटर करके आ गए हम इस जीएसटी एप्लीकेबल में, इसको एप्लीकेबल कर देंगे। और इसके बाद सेल्ट एल्टर जीएसटी टूल को भी नो रखने के बाद आ जाएंगे टाइप्स ऑफ सप्लाई में। टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट कर लेंगे। गुड्स को सेलेक्ट करने के बाद सेल्स जीएसटी के लेजर को भी हम एंटर करके एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। हमारा सेल्स जीएसटी का लेजर भी क्रिएट हो गया। इसी प्रकार हम अपना तीसरा लेजर सेल्स इंटर स्टेट एग्जाम्प्ट, उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। नेम में टाइप करता हूँ मैं सेल्स इंटर स्टेट एग्जाम्प्ट। सेल्स इंटर स्टेट एग्जाम्प्ट टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करके आ गया है अंडर ग्रुप में। इसमें वही सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद एंटर करके आ गए इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस कर लिया। इसको यस करने के बाद एंटर प्रेस करके आ गए टाइप्स ऑफ लेजर में। टाइप्स ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल करने के बाद एंटर करके आ गए इस जीएसटी एप्लीकेबल। इस जीएसटी एप्लीकेबल को कर दिया हमने एप्लीकेबल। एप्लीकेबल करने के बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको नो ही रहने देंगे। नो करने के बाद तो सप्लाई, इसको गुड्स करके सेल्स एग्जाम्प्ट के इस लेजर को भी एंटर करके एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। इस प्रकार हमारा सेल्स इंटरेस्टेड एग्जाम्प्ट का भी लेजर क्रिएट हो गया। अब चौथा और आखिरी लेजर सेल्स आईजीएसटी। सेल्स आईजीएसटी का लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। नेम में टाइप करता हूँ सेल्स आईजीएसटी। सेल्स आईजीएसटी टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करके आ गए हम अंडर ग्रुप में सेल्स अकाउंट्स। सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करके आ गए हम इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस करके एंटर प्रेस करके आ गए हम टाइप्स ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल। टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करके आ गए इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो इसको मैंने कर दिया एप्लीकेबल। और इसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको नो ही रहने दिया। फिर अगर टाइप्स ऑफ सप्लाई, इसमें गुड्स करके सेल्स आईजीएसटी के इस लेजर को भी एंटर करके एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। हमारा सेल्स आईजीएसटी का लेजर भी क्रिएट हो गया। अब क्या होगा, जब हम परचेज करेंगे और जो हमने परचेज किया है उसमें कुछ ना कुछ कमी भी निकल सकती है, माल ख़राब भी हो सकता है, गलत माल भी आ सकता है, तो हमको परचेज रिटर्न भी करनी होगी, यानी माल वापस भी करना होगा। तो हमें परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न का भी लेजर क्रिएट करना होगा। तो एक परचेज रिटर्न का भी लेजर क्रिएट कर लेते हैं। नाम में टाइप करते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न टाइप करने के बाद आगे ग्रुप में ये लेजर भी परचेज अकाउंट्स की अंडर ग्रुप में ही आएगा। तो अंडर ग्रुप में मैं परचेज अकाउंट सेलेक्ट करके आगे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस कर दिया। इस जीएसटी एप्लीकेबल, इसको भी यस कर दिया, यानी इस जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल रखा। फिर आया सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको नो ही रहने दिया। और फिर आया टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स कर दिया। उसके बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैंने इस लेजर को भी सेव कर दिया। इस प्रकार हमारा परचेज रिटर्न का लेजर भी क्रिएट हो गया। जब कभी हमें किसी को माल वापसी करना होगा तो हम माल वापस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास परचेज रिटर्न का लेजर भी क्रिएट है। अब आते हैं सेल्स की तरफ। जो हमने किसी को माल बेचा है, यानी सेल की है, और जो हमने सेल की है उस प्रोडक्ट में कुछ कमी निकली, माल गलत निकला, ख़राब हुआ, तो वह हमें माल वापस करके जाएगा। जो हमसे माल लेके गए वापसी करके जाएगा, तो वह हमारे लिए हुई सेल्स रिटर्न। जो हमें माल वापस करके जाता है वह हमारे लिए सेल्स रिटर्न होती है, यानी वह माल हमें वापस करना होगा। तो हमें सेल्स रिटर्न की एंट्री करने के लिए भी हमको एक लेजर चाहिए, जो होगा सेल्स रिटर्न का। तो एक सेल्स रिटर्न का भी लेजर क्रिएट कर लेते हैं। नाम में टाइप करता हूँ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का लेजर भी सेल्स अकाउंट के अंडर में ही आएगा। तो अंडर ग्रुप में सेलेक्ट कर लिया मैंने सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद एंटर करके आगे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस रखा। इस जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल ही रहने दिया। सेट अल्टर जीएसटी, इसको नो ही रहने देंगे।
फिर आता है टाइप्स ऑफ सप्लाई। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स, जो माल है हमारा, तो गुड्स करते हुए कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको भी हम कर देंगे सेव, जिससे हमारा सेल्स रिटर्न का लेजर भी क्रिएट हो गया। हमारे परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न के लेजर क्रिएट हो गए। अब साथियों क्या है कि हमने सप्लायर के लेजर्स, बायर के लेजर्स, परचेज और परचेज रिटर्न के लेजर, सेल्स और सेल्स रिटर्न के लेजर क्रिएट कर लिए। अब इन लेजरों का यूज़ कैसे करना है ये भी जाने। अब इनमें एंट्री कैसे करनी है, तो उसके लिए आते हैं अगले टॉपिक के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो ओके, बाय बाय गाइस, जल्दी आता हूँ अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल, श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में सिखाया था लेज़रों को क्रिएट करना, कि टैली के अंदर लेज़र को कैसे क्रिएट किया जाता है। आज के इस टॉपिक में सिखाएंगे जीएसटी के लेज़र क्रिएट करना, कि टैली के अंदर जीएसटी के लेज़र को किस प्रकार क्रिएट करें, जीएसटी के लेज़र कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास और सीखते हैं जीएसटी का लेज़र क्रिएट करना। अब साथियों क्या है कि हमने सप्लाई के लेज़र, वायर के लेजर्स, परचेज और परचेज रिटर्न के लेज़र, सेल्स और सेल्स रिटर्न के लेज़र तो क्रिएट कर लिए। साथियों अब हमें जीएसटी के भी लेज़र क्रिएट करने होंगे। जब हम देखते हैं कि आप कहीं पर परचेज करने जाते हैं, आपने कुछ भी सामान परचेज किया है, तो उस पर एसजीएसटी, सीजीएसटी टैक्स लगता है, या फिर आईजीएसटी टैक्स लगता है, या फिर सेस का टैक्स लगता है। तो उसके भी आपको यहाँ लेज़र क्रिएट करने होंगे, क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट परचेज करूँगा उस पर जीएसटी लग कर आएगी, एसजीएसटी, सीजीएसटी या आईजीएसटी। और जो भी हम माल सेल करेंगे तो उसमें भी हमें एसजीएसटी, सीजीएसटी या आईजीएसटी के लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी के लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ। इससे पहले ये समझ लेते हैं एसजीएसटी, सीजीएसटी कहाँ कैलकुलेट होगा और आईजीएसटी कहाँ पर कैलकुलेट होगा। देखिए साथियों, जब हम अपनी स्टेट की किसी भी पार्टी से परचेज करेंगे, जैसे कि मैंने राज कंप्यूटर का लेज़र क्रिएट किया जो कि हमारी स्टेट का ही है। अगर आप अपनी स्टेट की ही किसी भी पार्टी से परचेज करेंगे तो वह जो सामने वाला सप्लायर है वह एसजीएसटी और सीजीएसटी टैक्स बिल में लगा कर देगा। यदि 28% का कोई सामान खरीदा है वह भी अपनी स्टेट के सप्लायर से, तो वह क्या करेगा, 14% एसजीएसटी और 14% सीजीएसटी उसकी अमाउंट पर कैलकुलेट करके देगा, जिसको आपको पे करना है। और यदि आप अपनी स्टेट से बाहर की किसी पार्टी से परचेज करते हैं और उस आइटम पर 28% टैक्स है, तब वह सप्लायर क्या करेगा, जो भी उस प्रोडक्ट की अमाउंट है उस पर आईजीएसटी टैक्स एक साथ 28% लगा देगा। यानी एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा तो आधा आधा लगेगा, और आईजीएसटी लगेगा तो फुल लगेगा। यानी एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा तो आधा आधा लगेगा, और आईजीएसटी लगेगा तो फुल लगेगा, जो भी प्रोडक्ट पर टैक्स है। जैसे आप 12% की कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, वह भी अपनी स्टेट के किसी भी सप्लायर से, तो वह 6% एसजीएसटी और 6% सीजीएसटी उस अमाउंट पर लगाएगा। और अपनी स्टेट के बाहर के किसी सप्लायर से माल खरीदते हैं और उस माल पर 5% टैक्स है, तो सप्लायर क्या करेगा, जो भी उस सामान की वैल्यू है उस पर 5% आईजीएसटी टैक्स लगा देगा। ये अंतर है एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी में। इन लेज़र की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो लेज़र कैसे क्रिएट करेंगे, तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले मैं लेज़र क्रिएट करता हूँ एसजीएसटी का। तो नेम में डाल दिया मैंने एसजीएसटी। एसजीएसटी डालने के बाद उसके बाद आते हैं अंडर में। एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी तीनों ही लेज़र अंडर रहेंगे ड्यूटी ऑन टैक्सेस के। लिस्ट ऑफ ग्रुप में जैसे ही मैंने ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस सेलेक्ट किया, तो उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आया टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्स। इसमें आपको जीएसटी रखना है। फिर है टैक्स टाइप।
टैक्स टाइम में आपको क्या करना है, जब आप SGST का लेज़र बना रहे हैं, SGST का मतलब क्या है, SGST का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST के आगे S लगा है तो आप समझ सकते हैं कि S माने स्टेट, ये स्टेट का टैक्स हो गया। यहाँ पर SGST में जब भी आप SGST का लेज़र क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको स्टेट टैक्स सेलेक्ट करना है। इसमें स्टेट टैक्स सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ A प्रेस करके, इसमें स्टेट टैक्स सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इसको अब मैं एक्सेप्ट करके सेव कर लेता हूँ। इसी तरह अब दूसरा लेजर हम CGST का बनाएंगे। नेम में टाइप करता हूँ CGST टाइप करने के बाद आगे ग्रुप में वही ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रहेगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में यह भी GST के अंतर्गत ही आ जाएगा, और टैक्स टाइप में यह CGST है, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि आगे C लगा है यानी सेंट्रल, इसको हम सेंट्रल टैक्स में रखेंगे। सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इसको भी मैं एक्सेप्ट करके सेव कर लेता हूँ। अब हम तीसरा लेयर क्रिएट करेंगे IGST का, जिसको कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। नेम में IGST डाल देंगे। नेम में टाइप कर दिया मैंने IGST। फिर आते ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्स ही रहेगा। टाइप ऑफ ड्यूटीज GST के अंतर्गत ही रहेगा। तीनों ही लेजर SGST, CGST और IGST के ग्रुप में ड्यूटी एंड टैक्स ही रहेगा, और तीनों ही लेजर में टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST ही रहेगा। इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान रखना। सिर्फ टैक्स टाइप चेंज करना है। तीनों ही लेजर SGST, CGST और IGST के ग्रुप में ड्यूटीज़ एंड टैक्स ही रहेगा, और तीनों ही लेजर में टाइप ऑफ ड्यूटीज़ टैक्स में GST ही रहेगा। इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान में रखना। सिर्फ टैक्स टाइप चेंज करना होगा और कुछ नहीं, और इस बात को अपनी नोटबुक में लिख लो। प्रथम टैक्स टाइप में ये IGST है, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे I लगा है यानी इंटीग्रेटेड, इसको में हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इसको भी मैं एक्सेप्ट करके सेव कर लेता हूँ। इस प्रकार हमारे SGST, CGST और IGST के लेजर क्रिएट हो गए। इसके अलावा साथियों, एक टैक्स सेस का और लगता है, जैसे कि पान मसाला है, टोबैको प्रोडक्ट हैं, तो उन पर क्या होता है कि GST तो लगता ही है, साथ ही साथ सेस टैक्स भी लगता है। तो यहाँ पर हम सेस का लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। नेम में टाइप कर दिया सेस को टाइप करने के बाद सेस का ग्रुप भी ड्यूटीज़ एंड टैक्स ही रहेगा। टाइप ऑफ ड्यूटीज़ GST रहेगा। फिर है टैक्स टाइप में हम सेस को सेलेक्ट कर लेंगे। इसको भी कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इस लेजर को मैं सेव कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, जो भी SGST, CGST, IGST, सेस आदि के लेजर थे क्रिएट कर लिए। इसके अलावा एक कॉमन लेजर और भी है जिसकी भी हमें ज़रूरत होगी, वह है राउंड ऑफ। तो हम एक राउंड ऑफ का लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। नेम में टाइप कर दिया राउंड ऑफ टाइप करने के बाद राउंड ऑफ अंडर रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के। आप चाहें तो इसको इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंतर्गत भी रख सकते हैं। राउंड ऑफ के लेज़र की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम राउंड ऑफ का लेज़र क्लियर कर लेते हैं। अंडर में मैंने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखा। अब आपको क्या करना है, आपको एंटर की को प्रेस करना है। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको नो रखना है। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड को नो करने के बाद आगे हम टाइप्स ऑफ लेजर में, इसमें इनवाइज राउंडिंग करना है। राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग करना है। राउंडिंग लिमिट इसको 1 करना है। इसके बाद कुछ नहीं करना, इसको कंट्रोल के साथ A प्रेस करके हम सेव कर लेंगे। ये जो राउंड ऑफ का लेज़र क्रिएट किया है, इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ेगी जब अमाउंट को राउंड ऑफ करना होगा। मान लीजिए आपने किसी को सामान सेल किया है और उस बिल का जो अमाउंट है बन रहा है वो 45,275 रुपये 78 पैसे है। 78 पैसे तो आप लिखेंगे नहीं, और ये 78 पैसे ना देने में आएंगे और ना ही लेने में आएंगे, तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इसमें हमें 22 पैसे ऐड कर देंगे, इसको रुपये बना देंगे। इसके लिए हमें राउंड ऑफ लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए राउंड ऑफ का लेज़र क्रिएट करना पड़ता है। तो साथियों, जो मुख्य लेज़र थे
वह मैंने क्रिएट कर ली है। और एक बात आपको बता दूं, जब भी आप क्रिएट पर आएंगे, लेज़र क्रिएट करना है तो आप क्रिएट के ऑप्शन में आएंगे। क्रिएट में आने के बाद लेज़र में आएंगे। जब आप इस जगह पर आएंगे लेज़र क्रिएशन में, तो यहाँ पर जो फॉर्म जो खुलकर आ रहा है, इसमें आप कुछ सेटिंग भी कर सकते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें आ रही हैं। एरियाज आ रहा है, अंडर आ रहा है, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड आ रहा है, यानी जिस भी ऑप्शन के कॉलम आ रहे हैं टाइप्स ऑफ लेज़र का कॉलम मिल रहा है। इस तरह से कई ऑप्शन के कॉलम मिल रहे हैं। ये सारे ऑप्शन के कॉलम शो हो रहे हैं। ये कहाँ से आए हैं, आप चाहें तो इनको हटा भी सकते हैं। जैसे है इसमें मेंटेन बिल बाय बिल, आपको यदि इसे हटाना है या रखना है तो इसको हम कैसे और किस ऑप्शन से हटाएंगे या लगाएंगे, इसके लिए हमें सेटिंग करनी होगी। जब भी आप लेज़र क्रिएशन में आएँ, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कॉलम भी लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए जब आप लेज़र क्रिएशन में आएँ और ये फॉर्म खुला हुआ है, साइड में नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर पर क्लिक करिए या अपने कीबोर्ड से प्रेस करें F12 की को। F12 की को प्रेस करने के बाद जो कॉन्फ़िगर की विंडो ओपन होगी, तो इसमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ऑप्शन भी आएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद ऊपर जो लिखा है शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, इसको यस कर दें, और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी यस कर दें। और हम कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन में जो भी ऑप्शन हमें चाहिए, इनको हम यस और नो करके लगा और हटा सकते हैं। यानी फार्म में जो कॉलम नहीं आ रहे हैं, उनको ऑप्शन को हम कॉन्फ़िगरेशन में आकर ऑप्शन के आगे यस और नो करके लगा और हटा सकते हैं। किसी भी ऑप्शन को यस और नो करने के बाद सेव करने के लिए एक्सेप्ट करना होगा, या कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट करके सेव करना होगा, तभी ऑप्शन सेव होंगे। जो नो है उनसे रिलेटेड कॉलम लेज़र कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में नहीं आएंगे, और जिसके आगे यस है उनसे रिलेटेड कॉलम लेज़र क्रिएशन फॉर्म में शो होंगे। जैसा कि जनरल डिटेल्स में प्रोवाइड एलियास फॉर नेम है, इसको मैंने यस किया हुआ है क्योंकि मुझे इनका उपनाम लिखना है। मैंने प्रोवाइड एलियास फॉर नेम को यस किया हुआ है। मैं नेम के नीचे एलियास का कॉलम आ रहा है। यदि मैं प्रोवाइड एलियास फॉर नेम को नो करके कंट्रोल की के साथ ए को प्रेस करके उसको सेव करता हूँ, तो देखें एलियास का कॉलम हट गया। मैं दोबारा प्रोवाइड एलियास फॉर नेम को यस करके कंट्रोल की के साथ ए को प्रेस करके इसको सेव करता हूँ, तो देखें एलियास का कॉलम फिर से आ गया है। एलियास कहते कैसे हैं, ये जो हमारी पार्टी है राज कंप्यूटर, मैंने नेम में टाइप कर दिया राज कंप्यूटर, मगर कई बार ऐसा होता है कि मैं इनकी दुकान का नाम भूल जाता हूँ कि दुकान किस नाम से है, मगर मुझे इनका नाम पता है और मैं राज कंप्यूटर वालों को इनके नाम यानी सिंटू के नाम से जानता हूँ, तो मैं एलियास में डाल दूँगा सिंटू चौहान। मैंने राज कंप्यूटर का उपनाम दे दिया है सिंटू, क्योंकि मैं इनको सिंटू नाम से जानता हूँ। यानी एलियास का मतलब होता है किसी भी लेज़र का उपनाम देना। इसी प्रकार हम कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन हमें चाहिए, इनको हम यस और नो करके लगा हटा सकते हैं। जैसा मुझे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हटाना है, तो इसके लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन के जनरल ऑप्शन में आकर मेंटेन बिल बाय बिल को नो करके हटा देता हूँ। और ऐसे ही अगर प्रोवाइड कॉन्टेंट डिटेल्स का कॉलम नहीं आ रहा है, तो इसको भी हम इसी प्रकार पार्टी डिटेल्स में आकर प्रोवाइड कॉन्टेंट डिटेल्स को यस कर देंगे, जिससे कि जिस भी पार्टी का लेज़र क्रिएट कर रहे हैं उसकी कॉन्टेंट डिटेल्स के लिए कॉलम आ जाए। इसी प्रकार हम कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन हमें चाहिए, इनको हम यस और नो करके लगा हटा सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन को यूज़ करना आप समझ गए होंगे कि हम इसको किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसको यूज़ करना है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप SGST, CGST, IGST एंड सेस के बारे में समझ गए होंगे कि SGST, CGST, IGST और सेस क्या है और टैली प्राइम में इनके लेज़र कैसे बनाए जाते हैं। तो जल्दी आता हूँ अगले टॉपिक के साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ।